नमस्कार दोस्तों। जो जीता वो सिकंदर। तो आज महाराष्ट्र की जीत और इस जीत के सिकंदर की ही बात होगी। जीत की सिकंदर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ सकते हैं। खुद बीजेपी के नेता सारे के सारे उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक, मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, हर किसी की जुबान पर जीत के लिए एक ही नाम गूंज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मोदी है तो वैसे बीजेपी नेताओं की यह मोदी वंदना सच भी लगती है, वरना आप खुद सोचिए, जो बीजेपी अभी 5 महीना पहले लोकसभा चुनाव में दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाई, 48 लोकसभा सीट में से सिर्फ 9 सीटें जीत पाई, अपने पिछले लोकसभा के आंकड़े 23 सीट से इतना पीछे फिसल चुकी थी। पूरा बीजेपी गठबंधन यानी महायुति 17 सीटों पर सिमट गई थी। सत्ता में रहते हुए भी, डबल इंजन की सरकार के रहते हुए भी वो बीजेपी, वो महायुति 5 महीने में ऐसा चमत्कार कैसे कर पाई? कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी तो सरकार में थी नहीं कि जनता उससे नाराज होकर वोटिंग कर रही थी। ये वही बीजेपी तो है जो हार के डर से बीएमसी चुनाव तक नहीं करा पाई और विधानसभा चुनाव में ऐसा जीती कि रिकॉर्ड ही बन गया। ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया? कमाल की बात यह है कि कमाल सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं किया है, बीजेपी के छत्रछाया में उनके सहयोगियों ने भी उतना ही कमाल किया है। जो अजित पवार लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी तक को नहीं जिता पाए, विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, जोर आजमाइश पूरी तरीके से दिखा दी और राज्य की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, 3rd नंबर की पार्टी। ठाणे के बाहर जिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ज्यादा आधार भी नहीं था, उन शिंदे की पार्टी राज्य की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। मतलब ये कि मोदी की अगुवाई वाली महायुति के दल ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बाकी सब चाय कम पानी। जाहिर है सिकंदर बीजेपी है और बीजेपी में सिकंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी बदौलत इतनी उलटबाजी मुमकिन हो पाई। ये अजब गजब उलटबाजी ही ढेर सारे सवाल खड़े करती है। उन सवालों पर आए उससे पहले महाराष्ट्र के जादुई आंकड़े भी जान लीजिए और महायुति का स्ट्राइक रेट भी। आप भी स्ट्राइक हो जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीट मिली। 149 सीट पर लड़कर बीजेपी ने 88% का स्ट्राइक रेट हासिल किया, 88%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली। 80 सीट पर लड़कर शिंदे ने 70% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट लिया। उद्धव ठाकरे की एकजुट शिवसेना से 38 विधायक लेकर बीजेपी के पास महायुति में आए थे। बीजेपी के साथ शिंदे भी 57 पर पहुंच गए, 57। और तीसरे नंबर पर सहयोगी अजित पवार की एनसीपी रही। उन्हें 41 सीटें मिली, 52 सीटों पर चुनाव लड़कर अजित पवार ने करीब 80% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। बीजेपी की सोबत में एक विधायक अजित पवार का भी बढ़ गया। वो शरद पवार की एकजुट एनसीपी से 40 विधायक लेकर 40 एमएलए महायुति में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र की इस महाविक्ट्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अपने चिर परिचित अंदाज में नूमदार हुए। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का आदरणीय राजनाथ सिंह का अभिनंदन कीजिए। तालियों की साथ में गवर्नमेंट ताली की बात में अभिनंदन होना चाहिए। हमारे मध्य में वरिष्ठ नेतागण बोलते हैं, मोदी जी का अभिनंदन करते हुए पुष्पमाला पर ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे आप सब उनका। मोदी की ग्रैंड एंट्री और ग्रैंड वेलकम की तस्वीर आप चुनावी जीत के बाद ऐसे ही देखते आए हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर
एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। मोदी की बात शायद यहां मौजूद भीड़ समझ नहीं पाई। मोदी जी ने पहले ही समझा दिया कि जय भवानी के बाद जय शिवाजी बोलना है। उन्होंने 4 मौके भी दिए, लेकिन जोशीली बीजेपी मोदी की कही बात ही दोहराती रही। झारखंड की जनता को भी मोदी अपनी बात नहीं समझा पाए, लेकिन शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र को तो मोदी अपनी बात समझाने में कामयाब हो ही गए। महाराष्ट्र के हर उस रीजन में जहां लोकसभा चुनाव में अभी 5 महीने पहले बीजेपी का बैंड बजा था, उन सब इलाकों में बीजेपी बैंड बाजे के साथ जीती है। जिस विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी का करीब करीब सुपड़ा साफ हो गया था, उस विदर्भ में 62 सीटों में से 49 सीटें 49 सीट्स बीजेपी जीत गई। यहां बीजेपी ने अनुमान से 30 सीटें ज्यादा हासिल की हैं, 30 सीट्स। मराठवाड़ा की 46 में से 40 सीट जीतकर अनुमान से 24 सीट ज्यादा कब्जा ली। इसी तरह मुंबई में भी अनुमान से 6 सीट ज्यादा लेते हुए 36 सीटों में से 22 सीट बीजेपी ने हासिल कर ली। कोंकण में तो 39 सीटों में से 35 सीट पर 35 सीट्स पर बीजेपी कब्जा कर ली। बीजेपी के खाते में चली गई वो सीट, और 8 सीटें अनुमान से ज्यादा हासिल कर ली। पश्चिम महाराष्ट्र की 58 में से 42 सीटें जीती और अनुमान से 19 सीटें ज्यादा पाई। उत्तर महाराष्ट्र में अनुमान से 14 सीटें ज्यादा जीतकर बीजेपी ने 47 में से 43 सीटों पर कब्जा जमा लिया। इस बार महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज भी पिछली बार के करीब 61% से बढ़कर 66% हो गया था। आमतौर पर वोटिंग बढ़ने का मतलब बदलाव नजर आता है, बदलाव माना जाता है। बदलाव हुआ भी, लेकिन हैरान करने वाला। इस हैरानी को कई चुनावी विश्लेषक, पत्रकार और महाविकास अघाड़ी के नेता मानने को तैयार ही नहीं हैं। उद्धव सेना के सेनापति संजय राउत सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह महाराष्ट्र की जनता का मन हो ही नहीं सकता। हम महाराष्ट्र के लोगों को जानते हैं, यह जनता का फैसला हो ही नहीं सकता। ये नतीजे न तो हमें मान्य हैं और न ही जनता को मान्य हैं। सवाल कांग्रेस ने भी उठाए। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है, वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं। बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, वहां के नतीजे आपके सामने हैं। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए। तो क्या इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं कराए गए? क्या 2-2 का सेट बनाकर बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र पर कब्जा किया? क्योंकि ये दोनों राज्य ज्यादा लाभ वाले हैं और दोनों चुनावी सेट में एक कंपैरेटिवली कम लाभ वाले राज्यों में साफ सुथरे चुनाव कराए, जहां इंडिया गठबंधन स्वाभाविक तौर पर जीत गई और ईवीएम और चुनावी गड़बड़ी के आरोप या फिर सवाल बेमानी बताए जा सके। वैसे कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के आरोप को सही माना जाए तो बीजेपी ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों का भी उद्धार किया है। शिंदे का इसीलिए क्योंकि उद्धव को जमीन पर लाना था, और अजीत पवार का इसलिए क्योंकि शिंदे की उड़ान पर भी लगाम रखनी थी। बीजेपी की जीत को लेकर एक परसेप्शन यह भी बनाया जा रहा है कि जनता स्थिर सरकार चाहती थी। अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती तो उसके बने रहने की ज्यादा गारंटी नहीं थी और अघाड़ी सरकार का सारा वक्त भी केंद्र सरकार से झगड़े में ही निकल जाता। इस परसेप्शन को बनाने वाले इनडायरेक्टली बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर अघाड़ी सरकार बनती तो उसे गिराने की साजिश कौन करता? तमाम राज्यों और खुद महाराष्ट्र की पिछली अघाड़ी सरकार को ही किसने गिरा दिया?
और केंद्र से झगड़ा भी किसकी वजह से होता? गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में ऐसा क्यों होता है? बीजेपी महाराष्ट्र की लैंडस्लाइड विक्ट्री में डूबी तो है, तो उसका ऐसा करना बनता है। लेकिन इससे जो स्वाभाविक सवाल खड़े होते हैं, विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया नजरअंदाज क्यों कर रहा है? यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया ब्लॉक की ऐतिहासिक जीत पर भी बात करने से कतराती रही। झारखंड में अब तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। यह कमाल सिर्फ हेमंत सोरेन ने ही किया है। क्या इसके पीछे वजह यह है कि झारखंड पर चर्चा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लॉप होने की हकीकत सामने आ जाती? लेकिन कांग्रेस ने उस हकीकत को भी महाराष्ट्र के हवाले से ही सामने रखा। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? ऐसे कई और फैक्ट और झारखंड की बात की जगह मेन स्ट्रीम मीडिया दोपहर में बीजेपी की जीत के आंकड़े सामने आने के बाद से ही एक ऐसे मुद्दे को लेकर शुरू हो गया जो बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बाद कोई मायने नहीं रखता। वो मुद्दा है महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन। एकनाथ शिंदे की उम्मीद पर अमित शाह प्रचार के दौरान ही दो टूक जवाब दे चुके हैं। शिंदे की अभी भी उम्मीद है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे भी बीजेपी ने जितनी सीटें हासिल की हैं और अकेले दम पर वो बहुमत जिस मामूली 13 सीट से दूर है, उसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब चाहेंगे तब शिंदे की सेना से ही अपने पाले में कर लेंगे। लोकसभा में शिंदे के इतने सांसद नहीं हैं कि वो ब्लैकमेल कर सकें। महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ अजीत पवार के साथ ही मजे से सरकार चला सकती है। अजीत पवार महायुति में लाए गए शिंदे पर नकेल कसने के लिए। वैसे सीएम बनने का सपना अजीत पवार भी देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन अपनी हद में। हालांकि नतीजों के बाद उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने यह इच्छा जरूर जताई कि अजीत पवार को सीएम बनाया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन हर कोई यह जानता है, समझता भी है कि सीएम बीजेपी से ही कोई होगा। और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह पूरी तैयारी करके बैठे हैं, उन्हें झटका भी लग सकता है। एक तो अमित शाह से उनकी अदावत और दूसरा सरप्राइज देने की मोदी की अदा। खैर, जैसा मैंने कहा, यह कोई अहम मुद्दा नहीं है। सीएम जो भी होगा मोदी और शाह के रहमो करम पर चलने वाला होगा। राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसा ही होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस भी आए तो अब की बार पहले जैसे तेवर वाले नहीं होंगे। बीजेपी और महायुति की जबरदस्त जीत में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की करारी हार भी शामिल है, जिस पर मैं कल बात करूंगा, क्योंकि जीत पर उठाए उनके तमाम सवालों के बाद भी खुद उन्हें अपने बारे में भी सोचने की जरूरत है। खासतौर से तब जबकि उनके सारे आरोप पुराने ही हैं। तो आखिर उन्होंने सबक क्या लिया, जमीनी एक्शन क्या लिया? और इन सारी बातों पर कल बात करेंगे दोस्तों। आज मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर एक वीडियो एक्सक्लूसिव खबर पर जो भी वीडियो अपलोड हो सीधा आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।